गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज बेटा जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा। हाँ, दो भी मिल सकते हैं। दो मतलब क्योंकि टॉपिक है वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व हो सकते हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था, तो वेव का बेसिक्स। ठीक है, तो जब वेव की बात करेंगे तो वेव को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक आएगा वेव इन अ स्ट्रिंग और एक आएगा साउंड वेव। क्लियर? तो शुरू करते हैं वेव इन अ स्ट्रिंग। तो अगर सबसे पहली चीज जो अगर आपको याद हो वो हमने पढ़ी थी, वेव को हम डिफाइन करते थे वेव फंक्शन से, और वेव फंक्शन हमारा होता था वाई एक्स टी, दैट इज इक्वल टू, हाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, वाई एक्स टी इफ डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। अगर ये कोई भी फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो आपका कहलाएगा वेव फंक्शन। Any function of x and t if satisfies del 2y by del t square is equal to v square del 2y by del x square, where v is wave speed, तो उसे आप कहेंगे वेव फंक्शन। ठीक है, अब अगर आप बात करें तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन वो आपका आएगा फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखिएगा ये जो v आपकी होगी, v जो है वो आपकी हो जाएगी b बाय ए, दैट इज स्पीड। प्लीज ध्यान रखिएगा ये मैग्नीट्यूड की बात है, स्पीड। और जब आप बात करेंगे डायरेक्शन की तो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव x। देखिए x कहां से पता चल रहा है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव एफ एक्स इफ साइन ऑफ ए एंड बी आर अपोजिट। हाँ, बहुत आसान सा तरीका है। और डायरेक्शन नेगेटिव एक्स होगी इफ साइन ऑफ ए एंड बी आर सेम। क्लियर? तो ये बात हमने वेव में पढ़ी थी। ये अभी जनरल वेव की बात कर रहे हैं, आगे वेव इन स्ट्रिंग पे भी जाएंगे। अब बेटा मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू लेट्स से 0.6 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 10t। ओके, पहले ये देते थे आप। अब आपसे पूछा गया ये वेव फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, ये तो है, बिल्कुल सही बात है। बट दिस फंक्शन इज not defined for all x and t। तो हर x और t के लिए ये डिफाइंड नहीं है। आप इसमें x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पे आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है। बता सकते हैं क्या है पॉइंट? यस, द वेव फंक्शन should define for all x and t, तभी वो वेव फंक्शन कहलाएगा। ये जो एफ एक्स एफ ए एक्स प्लस बी टी की फॉर्म है, ठीक है, वाई एक्स कॉमा टी जिसे आप कहते हैं, तो ये हर x और t के लिए डिफाइन होना चाहिए। तो ये मेरा वेव फंक्शन नहीं है, नॉट अ वेव फंक्शन। तो अब इसको वेव फंक्शन कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं।
अब बेटा एक फंक्शन लिख रहा हूं, देखिएगा बिल्कुल जैसे पहले वाला था, बिल्कुल 0.6। अब कुछ चेंज कर देते हैं। मैंने यहां पे लिखा 8x + 10t होल स्क्वायर +5, ये लिख दिया मैंने। दिस इज माय फंक्शन। ओके, अब अगर आप देखेंगे, सो दिस फंक्शन इज f(ax + bt) and defined for all x and t। मतलब इसकी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। किसकी? ये जो y लिखा हुआ है ना, ये जो फंक्शन की वैल्यू है, ये फाइनाइट होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए x और t की कोई भी वैल्यू डालिए, नीचे कभी 0 आएगा नहीं। तो समथिंग बाय समथिंग फाइनाइट, समथिंग फाइनाइट वैल्यू बाय समथिंग फाइनाइट वैल्यू, ये हमेशा क्या आ जाएगा? ओके। अब इसमें कई बार पूछ लेते हैं, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ अबव फंक्शन। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ अबव फंक्शन। अब ये ध्यान रखिएगा बेटा, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है y की मैक्सिमम वैल्यू। और ये कॉमन सेंस की चीज है कि ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो y मैक्सिमम, या जिसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो कितनी हो जाएगी? 0.6 डिवाइडेड बाय 5। और ये कब होगी? व्हेन 8x + 10t = 0। 8x + 10t नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि वो स्क्वायर हो रहा है इसलिए उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी और आपका y कम हो जाएगा। तो यहां से आपका एम्पलीट्यूड आ गया 0.12 यूनिट, जो भी आपको दिया हो। इज इट क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस पे मिल सकते हैं। अब यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि इस वेव की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ वेव एंड डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये वेव मूव कर रही है। तो देखिए स्पीड जो है, यहां पे a की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 8, b की वैल्यू आ गई 10। और हमने आपसे कहा था स्पीड ऑफ वेव इज, यस, b/a, तो ये 10/8 हो जाएगी आपकी 1.25 मीटर पर सेकेंड, अगर SI यूनिट में दी हुई है वैल्यूज तो। क्लियर है? तो ये हमारी स्पीड हो गई। अब डायरेक्शन आप देखेंगे, दोनों के साइन यहां पे और यहां पे पॉजिटिव है। देख रहे हैं? बिल्कुल, यहां पे पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव साइन है, सेम साइन है। तो ये नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसे हमने कई जगह पहले भी देखा था, आज रिवीजन भी कर लिया। अब इसके बाद जो आपके कोर्स में है वो है साइनोसॉइडल। जनरली क्वेश्चंस इससे आते हैं। सो y = a sin kx + ωt + phi, ये जनरली क्वेश्चन हमारी हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे भी इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे और बाकी। ठीक है, यहां पर k जो है वो है हमारा 2π/λ, और ओमेगा जो है वो है हमारा 2π/T, टी टाइम पीरियड है, या आप इसे 2πf कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने। फाइन। अब बेटा इस पे 2 टाइप के आपको ग्राफ दिखेंगे, जरा इनको समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। एक ग्राफ आपको दिखेगा y वर्सेस x, और एक ग्राफ आपको दिखेगा y वर्सेस t। हाँ जी, यहां पे y, यहां पे x। ठीक है, y वर्सेस x का ग्राफ, अगर मैं t की वैल्यू 0 रख दूं, t की वैल्यू 0 रख दूं इनिशियली, तो मेरी वेव कैसी दिखाई दे रही होगी ये आपको बता देगा। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगी y = a sin kx + phi, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो जब आप इस ग्राफ को बनाएंगे, इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। ये आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ओके। अब ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ है, x दिया हुआ ना, ये लेंथ है, तो ये आपकी कहलाएगी वेवलेंथ। ठीक है,
और बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ आपको दिया जाता है y वर्सेस t का। ठीक, यहां पे आप कोई भी x की पोजीशन रखते हैं, मैं अभी x इज इक्वल टू 0 रख दे रहा हूं। x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। हाँ, पाई भी 0 ले लिया बेटा, पाई को 0 ले लिया, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो वाई टी ग्राफ भी आपका बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा कुछ, ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है? अब ये जो गैप है ये आपका टाइम है बेटा, समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये टाइम पीरियड बताएगा। तो दोनों में ध्यान रखना कि ग्राफ कौन सा दिया हुआ है। ये आपकी वेव विद पोजीशन है, थोड़ी देर के बाद आपकी वेव चेंज हो सकती है। ये मान लीजिए ये आ गई, हाँ रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये मेरे पास वेव बन गई। अब आप देखेंगे ये वेव इधर की ओर मूव कर रही है नेगेटिव एक्स में। क्लियर है? टाइम के साथ ये नेगेटिव एक्स में मूव कर रही है। हाँ, अगर पॉजिटिव एक्स में होगी तो ये आगे बढ़ जाएगी, जैसे रेड वाले को देखें, अगर ये इस तरह से आगे बढ़ रही होगी, ये पॉजिटिव एक्स हो गई, और अगर इधर मूव कर रही है तो ये नेगेटिव एक्स में मूव कर रही है। क्लियर? तो यहां पर दो और इंपॉर्टेंट चीज है, एक है आपकी स्लोप ऑफ वेव। स्लोप ऑफ वेव होती है बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स, बिकॉज आपका फंक्शन जो है वो एक्स और टी पे है। तो जब आप स्लोप की बात करते हैं तो डेल वाई बाय डेल एक्स पोजीशन के साथ आएगी, ठीक है। और दूसरा है आपका वेलोसिटी ऑफ वेव, ये तो हमें पता है, ये क्या है, ओमेगा बाय के। क्लियर? एक चीज और कई बार पूछी गई है, वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डेल वाई बाय डेल टी। क्लियर? ये तीन चीजों पे आपको जनरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जनरल वेव की बात कर रहा हूं, अभी मैं स्ट्रिंग पे नहीं आया हूं, स्ट्रिंग पे अभी आएंगे। यहां से एक रिलेशन आता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसको याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, ओमेगा बाय के इंटू स्लोप ऑफ वेव। हाँ जी, ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाय के डेल वाई बाय डेल एक्स। ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। अगर आपकी वेव मूव कर रही है तो ये इक्वेशन होगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस ओमेगा बाय के स्लोप ऑफ, ठीक है। और पूछा जा सकता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि आपका पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसलिए ये ओमेगा स्क्वायर वाई विद अ माइनस साइन, ये आपका होगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो इन क्वेश्चंस पे जनरल वेव पे स्पीड पूछी जा सकती है, डायरेक्शन पूछी जा सकती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन जो हैं वो भी आप सिंपली इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटा आते हैं वेव इन अ स्ट्रिंग पे। कोई भी आपके पास टाइट स्ट्रिंग है और उसमें आप कोई पल्स या वेव को पास कर सकते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको इसमें मिलते हैं वो मिलते हैं बेटा वेव स्पीड पे। वेव स्पीड, वी जो आपका होता है दैट इज अंडर रूट टी बाय म्यू, वेयर टी इज टेंशन इन स्ट्रिंग and mu is mass per unit length, लीनियर मास डेंसिटी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चंस में क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया होता है, तो ध्यान रखिएगा रो इंटू ए,
ये एक फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपके। ये है आपका डेंसिटी, मास डेंसिटी या वॉल्यूम मास डेंसिटी जिसे आप कहते थे, और ये है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ जी, याद आ गया सबको? तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, लेकिन मजेदार बात क्या है कि कई बार कॉमन सेंस और इस इक्वेशन से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे स्ट्रिंग पे जो आएंगे। हाँ, कुछ तो बिल्कुल डिफरेंट होते ही हैं, उनकी बात करेंगे ही करेंगे आगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस पे बेस मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि इस पे बेस क्वेश्चन किस किस तरह के आपके पास आ सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो आपको मिलता है उसमें आपके पास एक स्ट्रिंग दिया होगा इस वे में, आपको यहां पर आपके पास एक पुली दी होगी, इस पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग जाएगा, यहां पे एक मास m हैंग कर रहा होगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। लेट्स से अभी मैं आपसे कहूं ये मेरी लेंथ है l, ओके, और यहां पर आपको ये दिया जाएगा लाइट स्ट्रिंग, बट इसका म्यू गिवन होगा आपको। ठीक है, तो लाइट स्ट्रिंग यहां पर आपको ये 0 नहीं लेना है, यहां पे म्यू आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, 0 नहीं लेंगे उसको, प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके फॉर्मूले में, हाँ, ये स्पीड के लिए फॉर्मूला था √T/μ। अगर आप मास को 0 ले लेंगे तो आपकी स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बेटा यहां पर आपने एक पल्स जनरेट की और वो कहेगा इसे यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा, लेंथ आपको दी हुई। ठीक है, तो टाइम का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू लेंथ बाय v। ये समझ में आया? और v आपका क्या हो जाएगा, √T/μ। यहां पे ध्यान रखिएगा T इज इक्वल टू mg है, T इज इक्वल टू mg दिया होगा। ठीक है, और म्यू गिवन होगा, इसका म्यू गिवन है, ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया, यहां पे म्यू गिवन है, मास पर यूनिट। म्यू नहीं दिया होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और यस रो दिया होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप यहां पे रखेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा लेंथ अपॉन यहां √T, यहां √μ। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो ये पहला केस होगा, बहुत आसान सा होगा, सीधे सीधे टाइम पूछ लेगा कितना टाइम लग रहा होगा। अब इसके बाद सेकंड केस जो बनता है जिसमें वायर हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल होगा। ठीक है, अब यहां समझना बेटा, यहां पर आपको ये दिया जा सकता है कि लाइट स्ट्रिंग है, तो यहां पे आप लाइट स्ट्रिंग कहते ही आप उसे हल्का सा मानेंगे, और इस केस में कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे एक मास m रखा हुआ है और ये आपको लाइट दिया हुआ है। क्लियर? हाँ, बट लाइट का मतलब मास 0 नहीं लेना, फिर से समझिएगा बेटा, म्यू कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, बस इसमें आपको करना क्या है ना, ये इस पोजीशन पे आपका जो टेंशन होगा, हाँ, जो आपका टेंशन होगा ना इस पर्टिकुलर लाइट वाले केस में, लाइट वाले केस में वो आप हर जगह कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे टी वाई जो है वो वेरिएबल होगा। अब यहां पे क्वेश्चन में आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
बिकॉज ये म्यू अगर आपको थोड़ा भी कंपेरेबल दिया हुआ है तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपकी स्ट्रिंग का मास भी आता जाएगा और टेंशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया? तो एक चीज तो ये है कि कुछ जगह अप्रोक्सीमेशन में आपकी v जो है वो अंडर रूट टी बाय म्यू। ठीक है, मैं आपको यहां पे लिख के दे दे रहा हूं, इफ म्यू इज मच स्मॉलर देन टी इज कांस्टेंट। ठीक है, बट कई बार ऐसा होगा कि आपको 2 kg की रोप 1 kg का मास इस तरह से दे दिया होगा। ठीक है, कंपेरेबल होंगे तो उस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा, आपके पास दो पोजीशन होंगी, एक ये और इसके अलावा एक थर्ड पोजीशन ले लेते हैं जनरल, कहीं भी किसी भी वाई हाइट पे। ठीक है, तो इन सब पोजीशन पे आपका टेंशन चेंज होता जाएगा, ऑल्दो म्यू हमने अभी कांस्टेंट लिया हुआ है। समझ में आया? तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखेंगे। किसी भी जगह पर हाँ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वाई इज अंडर रूट टेंशन एज अ पोजीशन ऑफ वाई बाय म्यू, ये आप लिख लेंगे और इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। हॉरिजॉन्टल में तो मास मतलब मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी को कंसीडर करना ही नहीं है। वर्टिकल वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये मेरा जो है म्यू बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इफेक्ट पड़ रहा है तो उसे कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, इसे नोट कर लीजिए। तो इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक रोप दी हुई है मुझे, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि 10 kg की रोप है और 10 kg का मास है। ठीक है जी, और इस रोप की लेंथ दी हुई है 1 मीटर। ये समझ में आया? अब आपको बताना है कि v क्या होगा। व्हाट इज v? v वेरिएबल है या कांस्टेंट है? v इज वेरिएबल और कांस्टेंट। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे, देखिएगा बेटा, जब आप बात करेंगे इस पॉइंट की, लोवेस्ट पॉइंट की, ठीक है, रोप को देखिए, रोप को, ये वाली रोप मैंने आपको दिखाई है। इस पॉइंट पर अगर आप टेंशन कैलकुलेट करेंगे, हाँ ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे किए थे हमने, टीए इसे कह रहा हूं, ठीक है, तो ये टीए मेरा कितना आ जाएगा, 10G। और इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहां पर टेंशन कितना आ जाएगा बेटा, 20G। ये समझ में आया? इस पॉइंट पर दो पॉइंट जो लोअर एंड है और अपर एंड है, वहां पर आप देख रहे हैं 10G और 20G का गैप आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसी को मैं चेंज कर दे रहा हूं। यहां पर क्या होगा, v वेरिएबल हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में v वेरिएबल हो जाएगा। ये समझ में आया? टेंशन डबल हो जा रहा है बेटा, वेलोसिटी भी डबल हो गई होगी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, वेरी गुड। क्या होगी वो अभी देखेंगे। अब जैसे आप मिड पॉइंट की बात करोगे तो मिड पॉइंट पे क्या 15G का टेंशन होगा। यहां पे तो कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए दूसरा केस आपको दिखा रहा हूं, ये समझ में आ गया सबको? अब दूसरा केस क्या है, मैंने ये आपको दे दिया, ये 10 ग्राम का था। हाँ जी, ये 10 ग्राम का है, वो 10 kg का है और ये 10 ग्राम का है। अब जरा देखो यार, देख लेते हैं। यहां पर तो मेरे पास आ गया 10G, यहां पर कितना आ गया 10.01G। यार क्या फर्क पड़ा, माइनर सा ही फर्क पड़ा ना, कुछ ज्यादा तो नहीं है।
0.1 का फर्क पड़ रहा है 100 पे, तो 0.01% का, तो टेंशन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो यहां पर V जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल्दो वर्टिकल केस है बट मेरी V सेम हो जाएगी, क्योंकि मुझे इस हैंगिंग मास के कंपैरिजन में रोप का मास नेग्लिजिबल दिया हुआ है। म्यू तो है, म्यू तो है बेटा, म्यू तो गिवन है यहां पे, म्यू तो आपको दिया हुआ है 10 ग्राम पर मीटर, ये दिया हुआ है। समझ में आया? जीरो नहीं है, कुछ तो है लेकिन लाइट है। तो लाइट और हैवी समझ में आ गया, या लाइट कब मेंशन करेंगे और कब नहीं किया, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें आपको खाली एक रोप दी होगी बेटा, ऐसे, हाँ जी, ये एक रोप दी होगी और कोई मास इस पे हैंग नहीं कर रहा है। ये लेट से आपको रोप दी हुई है और इसका म्यू दिया हुआ है। म्यू पहले हम ले लेते हैं कांस्टेंट है, म्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इस लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगा? 0। और अगर इसकी लेंथ L है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ये याद रखने वाली चीज है बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका टेंशन क्या हो जाएगा? म्यू LG। कितनों को ये बात समझ में आई? अरे टोटल मास है, टोटल मास आपका म्यू इंटू L हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन आपका आ गया म्यू LG, इसको मैं T टॉप कह देता हूं और ये मैं T बॉटम कह देता हूं। ठीक है, अब देखिए आप V बॉटम अगर कहेंगे तो V बॉटम क्या हो जाएगी आपकी? 0, स्पीड 0 हो गई, लेकिन टॉप पे V टॉप इज अंडर रूट म्यू LG बाय म्यू। ये समझ में आया? अंडर रूट T बाय म्यू। तो यहां से आप देखेंगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी V टॉप मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट LG। चेक कर लो एक बार खुद से, क्या ये आ रही है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। अब अगर आप इस पे देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपके आ रही है, V स्क्वायर, या इसे मैं VY स्क्वायर लिख रहा हूं, V एज अ फंक्शन ऑफ Y है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू LG आ गया, या L की जगह Y कर दूं? डाउट है, चलिए मैं बता देता हूं। ओके ओके, मैं जनरलाइज कर रहा हूं, जनरलाइज कर रहा हूं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। हाँ, मैंने आपसे कहा वेलोसिटी एट पोजीशन Y, इसको समझना बेटा। मान लो ये मेरा Y है बेस से, बेस से ये मेरी हाइट जो है वो Y है, ये मैंने ओरिजिन ट्रीट कर लिया, बेस को ओरिजिन ट्रीट किया, यहां से ऊपर Y डिस्टेंस में गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं V एज अ फंक्शन ऑफ Y, जितना आप ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी? दैट इज अंडर रूट टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ Y अपॉन म्यू। ये क्लियर है? अब देखिए टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ Y क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पर टेंशन कितना आएगा? म्यू YG। ये क्लियर है? तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ Y को मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू YG अपॉन म्यू। ये मेरा म्यू कैंसिल हो गया, यहां से मेरी वेलोसिटी आ गई V स्क्वायर इज इक्वल टू YG। ओके, तो V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू Y, ये हमने पढ़ा था, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है बेटा। ठीक, V स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, याद आया? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। हाँ, तो यहां पर आपके पास S की जगह Y लिखा हुआ है।
क्लियर है? एस की जगह वाई लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी है, यू आपका 0 गिवन है। तो क्लियरली आपको दिख गया एक्सेलरेशन आ गया g/2। इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन आ गया g/2। अब याद रखना, कभी भी कोई एक कांस्टेंट म्यू का अगर आपकी रोप या स्ट्रिंग वर्टिकली प्लेस किया गया है, लाइक दिस, विदाउट एनी मास, ठीक है, यहां पे म्यू गिवन है आपको और म्यू आपको कहा गया ये कांस्टेंट है बेटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू g/2 अपवर्ड डायरेक्शन में। लोवेस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी √lg होगी। हो सकता है कई बार इसी से आपका काम चल जाए, बाकी मैंने डिराइव करना आपको बता दिया है, ये आप vy निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि टाइम कितना लगेगा, ठीक, टाइम कितना लगेगा। तो यहां पर आपको पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे L इज इक्वल टू ½ a t²। टाइम आपका हो जाएगा √2l/a, और a की जगह क्या आएगा, 2√g/2 इंटू l। ये समझ में आया? a की जगह g/2 अभी निकाल चुके हैं हम ऊपर, तो यहां से मेरा टाइम आ जाएगा 2√l/g। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या मिलता है आपको, देखिए किस तरह के क्वेश्चन, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहां पर मोशन के साथ मिक्स करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट को, तो अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से इसको बता देंगे। वो आपसे कहेगा हाफ डिस्टेंस कवर करने में और ये वाला हाफ डिस्टेंस कवर करने में, हाँ जी, L/2 और L/2 लोअर हाफ और अपर हाफ कवर करने में टाइम लगा T1 और T2। तो आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो T1 एंड T2, ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखिए इसको कैसे करना है आपको, आप कहेंगे L/2 इज इक्वल टू हाफ g/2 T1²। और अब अगला बार L/2 मत लेना क्योंकि स्पीड चेंज है, ऐसे लेना L इज इक्वल टू हाफ g/2 T1 प्लस T2 होल स्क्वायर। इस तरह से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कहानी समझ में आई बेटा? आपकी वेव जो आपने ली वो यहां से यहां ली, T1 टाइम में गई, और यहां से यहां T1 प्लस T2 टाइम में गई। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी। अगर आप इस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे, ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, ये वाली चीज कैलकुलेट करेंगे, तो आपको यहां पर v' भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बेटर होता है कि आप u इज इक्वल टू 0 से फाइनल डिस्टेंस तक जाएं v², हाँ, फिर आप जो है s इज इक्वल टू ut प्लस ½ at² लगा दें, ठीक है। तो इस वे में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रेशियो निकल आएगा, T1/T2 पूछा हो या T1²/T2 जो भी पूछा होगा, तो वो आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, इसमें फिर से हम इस लोअर पॉइंट से शुरू करेंगे, और यहां पे आपको y इस तरह से दिया हुआ है, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल जनरलाइज कर दे रहा हूं, मैं इसे ले रहा हूं ky⁴n। आपको कुछ भी दिया जा सकता है, मैं एक जनरल आपको ky⁴n करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन चेंज होगा, देखिए क्या फर्क पड़ेगा। आप यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करेंगे जिसकी लेंथ है dy, क्लियर। इस पोजीशन पे आप vy निकालेंगे, तो आपको पता है vy क्या हो गया, √ty/μ।
ओके, अब म्यू वाई हो जाएगा क्योंकि म्यू वेरिएबल है। ये समझ में आया बेटा? तो यहां पर जब आप टेंशन निकालने जाएंगे तो टेंशन आपका हो जाएगा एम वाई इंटू जी। ये कितनों को समझ में आया? ये जो लेंथ है ना, इसे मैं कह रहा हूं एम वाई। इसका मास जो है, इस लेंथ का जो मास है, वाई लेंथ का मास जो है, उसे मैं कह रहा हूं एम वाई। मास एज अ फंक्शन ऑफ आई। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपका मास चेंज होता जाएगा, और अब ये लीनियर नहीं होगा क्योंकि आपको म्यू जो है वो वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पिछले बार तो लीनियर था। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? यहां देखिए, आप क्या करोगे? आप कहोगे कि हमारे पास डी एम जी, ये मेरा टेंशन हो जाएगा dt। ये समझ में आया? और इसे आप कहोगे कि y टू द पावर n जी dy। यहां समझना, dm को मैं कह सकता हूं म्यू dy। ओके, तो ये मेरा टेंशन आ गया। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, कहां से? जीरो से। y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू रख रहा हूं, y की वैल्यू जीरो से y रख रहा हूं, तो यहां पे मेरा टेंशन जीरो आएगा और यहां पे मेरे पास टेंशन टी वाई आ जाएगा। तो टी वाई की वैल्यू मेरी आई कि y टू द पावर n प्लस वन जी अपॉन n प्लस वन। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि y टू द पावर n प्लस वन जी डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ये मेरा आ गया टेंशन, क्योंकि मैंने उसे इंटीग्रेट कर लिया, वेरिएबल मास है। ठीक है, चलिए अब मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ y निकाल रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट टी वाई बाय म्यू वाई। ठीक है जी, तो यहां पे लिख देते हैं कि y टू द पावर n प्लस वन जी डिवाइडेड बाय n प्लस वन। अब म्यू की वैल्यू के y टू द पावर n। ठीक है, तो बस देखिए फर्क क्या पड़ा। अब आपको अगर ये याद हो जाए बड़ी अच्छी बात, नहीं तो आप वहां पे भी निकाल सकते हैं। तो यहां से आपका जो फर्क पड़ेगा वो देखिए, ये कैंसिल हो गया, y बचा, k से k कैंसिल हो गया, तो ये आया वाई जी बाई एन प्लस वन। वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई जी बाई एन प्लस वन। ये आपका आंसर आ रहा है जी, चेक कर लो यार। ठीक है, हाँ, अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना, म्यू कांस्टेंट लिया हुआ है, म्यू कांस्टेंट लिया हुआ है मतलब एन की वैल्यू जीरो है, तो वी वाई इज अंडर रूट वाई जी आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप मुझे बताएंगे कि एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वी वाई इज वेरिएबल, ये तो है ही वेरिएबल, वो पहले भी वेरिएबल थी। व्हाट अबाउट ए? ए इज वेरिएबल और कांस्टेंट? पहला तो क्वेश्चन यही बता, वेरिएबल और कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है आपकी। आप स्क्वायर कर दो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई एन प्लस वन इंटू वाई बन रहा है। ठीक है, जब भी बेटा वी स्क्वायर जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है, तो आपको पता है आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, वेरिएबल नहीं होगा। एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन अब मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई बेटा? जी बाय ट्वाइस एन प्लस वन। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ये हमने पढ़ा है, यू अगर जीरो है तो। चलिए चलिए, अब यू क्यों जीरो है? क्योंकि वो बेस पे
बेस समझ रहे हैं आप? वहां पर कोई मास हैंग नहीं किया हुआ है। इस पॉइंट पर बेटा आपका जो टेंशन है ये 0 है। टेंशन 0 तो आपकी स्पीड भी 0। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर कोई मास हैंग कर दूं ना, अगर ये m हैंग कर दिया मैंने, अब ये u 0 नहीं होगी। क्लियर है? तो उसको फिर उस बेसिस से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको टेंशन भी निकालना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन भी मिल सकता है। बिल्कुल, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो यहां पे हमने आपसे कहा कि हमारा एक्सेलरेशन जो आएगा, अगर मुझे म्यू वेरिएबल दिया है, इसके चांसेस कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता बेटा, आएगा तो फिर ये टफ क्वेश्चंस में हो जाएगा। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का भी एप्लीकेशन आ रहा है और वेव की भी ऐसी चीज है जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड नहीं बनेगी। तो आपको पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़ी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। एक केस और कंसीडर कर रहे हैं। इसमें बेटा ये हमारे पास म्यू है, फाइन। म्यू को अभी मैं कांस्टेंट ले रहा हूं। अब बेटा हमने क्या किया, इसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दी, ठीक है। और यहां पे आपने नो ग्रेविटी। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब आपकी रोप जो है वो घूम रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, ठीक है। अब बेटा आपको यह देखना है कि टेंशन कैसे वेरी करेगा, ठीक। तो अगर ये आपने प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि वहां पे हर चीज निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो इस पोजीशन पे आपका टेंशन 0 होगा बेटा, और मैक्सिमम टेंशन यहां पे होगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे वायर को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और इसे हम कह सकते हैं t एज अ फंक्शन ऑफ x कह लेते हैं, आप r भी कह सकते हैं, रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, मैं आपको बिल्कुल सीधा सा एक मेथड बता देता हूं कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, एक छोटा सा अगेन पार्टिकल ले लेंगे यहां पे dx लेंथ का, जो कि x डिस्टेंस पर है। आपने एक छोटा सा लेंथ या पार्टिकल कह लीजिए, आपने एज्यूम कर ली, ठीक है। इसमें बेटा जो आपका टेंशन होगा माइनस डी टी, दैट इज इक्वल टू dm x ओमेगा स्क्वायर। माइनस डी टी क्यों लिखा? बिकॉज वो टूवर्ड सेंटर होगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में जिधर आप आगे बढ़ रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बिकॉज ये आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। कितनों को यह बात समझ में आ गई? भाई ऐसे ना, ये देखो, इस पे एक टेंशन इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा, ठीक है। यहां टी, यहां टी डैश, नेट में आपका टेंशन इधर आ रहा होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेट कर दूं, हाँ, इसको बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखोगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब x की वैल्यू, हाँ, 0 नहीं लेंगे यहां, ये देखिएगा, ये क्योंकि होगा क्या, यहां पर मुझे पता नहीं बेटा मेरा टेंशन क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, x की वैल्यू जहां पर l है वहां पर मेरा टेंशन 0 है, ठीक है। और जब मेरी x की वैल्यू x आ गई तो वहां पर मेरा टेंशन t एज अ फंक्शन ऑफ x है। ये समझ में आया? तो ये आ जाएगा बेटा टी एक्स विद अ माइनस साइन, दैट इज डी एम को क्या लिखेंगे बताइए जरा? डी एम को लिखेंगे म्यू डी एक्स एक्स ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन एल से एक्स, ठीक है। तो माइनस टी एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल, म्यू ओमेगा स्क्वायर ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट मेरी हो जाएगी एल टू एक्स, या मैं इसे कह सकता हूं t एज अ फंक्शन ऑफ x, दैट इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये
अगर आप इसे याद रख लें तो हो सकता है ये कई जगह आपके काम पे आ जाए। ये कब है? जब आपके पास एक कांस्टेंट लीनियर मास डेंसिटी की रोप, जिसकी लीनियर मास डेंसिटी म्यू दी हुई है आपको, वो रोटेट कर रही है, तो आपका टेंशन ये आ जाता है बेटा। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वहां पे आपका टाइम बचा देती हैं, अगर आपको ये याद हो तो। क्लियर है? ओके। अब अगर मैं आपसे कहूं टी एक्स की वैल्यू 0 डाल रहा हूं, देखिएगा बहुत बढ़िया सी चीज आएगी। तो ये मेरा आ जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, जरा से चेक करो तो म्यू इंटू एल क्या हो गया? मास। एम एल बाय 2 ओमेगा स्क्वायर। जैसे पूरी रोप में सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है, m इज इक्वल टू म्यू एल, और ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आया? ये टेंशन कहां लगा? सेंटर, इस पॉइंट पर। ठीक है, टी सेंटर क्या हो जाएगा? एल बाय 2। टी सेंटर देखो, म्यू ओमेगा स्क्वायर बाय 2 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आपका ये आ जाएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर 3/8। चेक कर लो, 3/8 म्यू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या ये आ रहा है? बिल्कुल, इसे नोट कीजिए और कोई डाउट है तो पूछिए। अब बेटा अगर हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालें तो वो क्या आ जाएगी? अंडर रूट टी एक्स बाय म्यू एक्स। ठीक है, अब म्यू तो कांस्टेंट है, इसलिए मैं म्यू एक्स नहीं लिख रहा हूं, मैं म्यू लिख दे रहा हूं उसे खाली। ओके, जरा देखते हैं। यहां पर आपने ये वैल्यू रखी बेटा, म्यू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 म्यू, ऐसे आ जाएगा। और ये म्यू से म्यू कैंसिल हो गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज ओमेगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये हमारी वेलोसिटी हो जाती है अगर हमारे पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी रोप में और उसमें कोई वेव हम देख। इसमें बेटा यहां पर सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है? इसीलिए मैंने कहा कि ये अगर याद हो जाए, क्योंकि स्पेशल केस है, तो याद हो जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, जब मैं इसमें टाइम निकालूंगा तो v मेरी, हाँ यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो देखिए इक्वेशन ऐसी आएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो v और x कैसा आ रहा है आपका? क्या इलिप्स है? चेक कर लो यार, v और x इलिप्स वाला ग्राफ बन रहा है। ठीक है, हाँ ये एसएचएम में हमने पढ़ा था। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए जरा। यहां पर आप लिखेंगे, अगर आपको टाइम निकालना तो आप इसको लिखेंगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो dx बाय अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी टी बाई रूट 2। मैंने अभी ऐसा लिख दिया और अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा। अब देखिए आपने इंटीग्रेशन अब सारा पढ़ लिया है तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपकी x 0 से लेके l तक जाएगा और टाइम मेरा 0 से लेके t तक चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए फिर देखें, सॉल्व कर पाएंगे इसे? तो इस साइड तो बड़ा आसान है, ओमेगा बाय रूट 2 टी आ जाएगा। हाँ इधर क्या आएगा?
एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल आप एल कॉमन ले सकते हैं। यस, वेरी गुड, साइन इनवर्स वाली चीज आ जाएगी, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां पर आप सिंपली इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय एल आ जाएगा, बता देना भाई मुझे। ओके, 0 से एल। ठीक है, तो जब मैं टाइम कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा √2/ओमेगा और साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक है, और एक और चीज, मेरे ख्याल से यहां पर मेरा 1/L भी आना चाहिए शायद, है जी। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चेक कीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू √2/ओमेगा, साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, π/2, और ये तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया π/√2 ओमेगा, ये मेरा टाइम आ गया। तो ये थोड़ा सा वहां पर कैलकुलेट करने में टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा हैवी है क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई फर्क नहीं है, बट जितना आपको चीजें याद रहेंगी ये उतना ये वहां पे आपका टाइम बचा जाएगा। नेक्स्ट बेटा, कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे आपके है इंटेंसिटी इन स्ट्रिंग। वैसे तो ये जनरल वेव की इक्वेशंस होती हैं, बट यहां पे अभी हम इंटेंसिटी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला था, आप इसको याद कर लीजिए, आई एवरेज वाला। ठीक, ये आसान भी होता है और इससे सारे फॉर्मूले निकल आएंगे। तो ये आपका होगा हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, दिस इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स। हाँ, इसमें दो चीजें तो आपको याद ही रहती हैं। ठीक है, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। रो जो है वो डेंसिटी है, बिल्कुल। ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और वी जो है वो स्पीड है। क्लियर है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है आई इंस्टेंटेनियस क्या है, तो ध्यान रखिएगा, आई इंस्टेंटेनियस रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस प्लस जो भी आएगा ओमेगा टी। क्योंकि पावर में आपको पता है स्क्वायर वाला फंक्शन चलता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साइन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके फेस कहां से। क्लियर, इक्वेशन किस फॉर्म की है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है पावर ट्रांसमिटेड। पावर ट्रांसमिटेड, इस पे क्वेश्चन मिलते हैं। अब पावर आपको पता है बेटा, पावर क्या होती है, इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो यहां पे आप लेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई एवरेज इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपकी पावर हो गई। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अब आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, और यहां ए मत लिखना, यहां पे जनरली आपको एस लिखाया जाता है। ठीक है, एस क्रॉस सेक्शनल एरिया है, प्लीज ध्यान रखिएगा, नहीं तो वो एम्पलीट्यूड और एरिया दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ए क्यूब कर दोगे, फिर रोना आएगा। तो ऐसी बेवकूफियां ना करें। ठीक है, ये पावर ट्रांसमिटेड हो गई। कई बार एक और चीज पूछी जाती है, और वो होती है बेटा एनर्जी पर यूनिट लेंथ। एनर्जी पर यूनिट लेंथ, हाँ जी, बता सकते हैं एनर्जी पर यूनिट लेंथ।
पावर आपको पता है। चलिए, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। हाँ नहीं नहीं, डायमेंशन के हिसाब से तो फोर्स आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, डायमेंशन के हिसाब से फोर्स आ जाएगा। चलिए चलिए, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहीं पे बेटा कैसे निकालते हैं वो बता देता हूं। एनर्जी डेंसिटी ये आपने पढ़ा है ना, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? पावर इंटू टाइम अपॉन वॉल्यूम। देखिए कई बार फॉर्मूले, जरूरी नहीं कि आपको सारे फॉर्मूले वहां पे याद हो, लेकिन आपको ये निकालना आना चाहिए कि भाई मेरी एनर्जी डेंसिटी ये आएगी, ठीक है। अब अगर मैं ये स्ट्रिंग में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? पावर इंटू टाइम अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। ये कितनों को समझ में आया? अरे वॉल्यूम को क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं ना। ये लेंथ एल हो गई मेरी, ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया एस आ गया। अब यहां देखो यार, ये एल बाय टी क्या आ गया? वी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं P इंटू, सॉरी, P अपॉन एस इंटू वी, ये लिख दूं एनर्जी डेंसिटी के लिए। अरे कहीं किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किया था ये, ठीक है। ओके, P बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वी, ये हमारा आ गया। किसी को कोई डाउट? चलिए, अब बता दीजिए भाई, एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं? एनर्जी लेंथ इंटू एरिया इंटू एरिया, ऐसे लिख सकता हूं। ये मैंने क्या बनाया? ये मेरी बन गई एनर्जी डेंसिटी, तो इसको मैं लिखूंगा P बाय एस वी इंटू एस, ठीक है। चेक कर लो यार। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ, आराम से देखिए, आराम से देखिए। अब देखो ना, ये क्या है बेटा? पावर पर यूनिट एरिया, दैट इज इंटेंसिटी। पावर पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी ना। हाँ, तो इसको रख दो यहां पे, फॉर्मूला बन जाएगा आपका। क्या फॉर्मूला आएगा जल्दी बताओ? इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय वी इंटू एस, ये आ गया। तो भाई वी से वी कैंसिल हो गया। तो अब इतने सारे फॉर्मूले आप याद नहीं रखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है? आप केवल एक फॉर्मूला याद रखो और ये देखो कि आप उससे कैसे अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। ये स्पीड होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस कर लेना बेटा, क्योंकि क्या चीज पूछेंगे मैं यहां से नहीं बता सकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको इस पे मिलते हैं बेटा, वो आपको मिलते हैं स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स दोनों ही कहा जाता है। तो कुछ तो बिल्कुल इसके इक्वेशन वाले क्वेश्चंस थे, जैसे हमने आपसे कहा था कि हमारे पास सपोज टू वेव्स हैं, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, किस डायरेक्शन में जा रही है?
पॉजिटिव एक्स में, और मान लीजिए ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो ये हमारी हो जाएगी y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। और ये दोनों वेव जब एक पोजीशन पर होंगी, सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड सेम वैल्यू ऑफ टी, तो क्या होगा, y रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा, इसको मैं y1 और y2 कह दे रहा हूं, y1 प्लस y2। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो ये हमने एक जनरल इक्वेशन बनाई थी स्टैंडिंग वेव की, ये हमारे पास, हाँ जी क्लियर है सबको, ये हमारी बन गई स्टैंडिंग वेव की, एक टाइप की स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, और इसमें हमने आपसे कहा था कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू कॉस ओमेगा टी। ये मेरी इक्वेशन बनी। तो ये एग्जैक्टली मेरी, हाँ, प्रोग्रेसिव वेव ने ये मूव नहीं कर रही होगी, ये अपनी जगह पे खड़ी हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो इसमें हमने आपसे कहा था जब आप देखें कि ax हमारा 0 हो जाए, तो इन पॉइंट्स को हमने क्या कहा था, नोड्स। और जब हमारा ax 2a मैक्सिमम हो जाए, तो इसे हमने कहा था एंटी नोड्स। तो स्टैंडिंग वेव्स में हमारे नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। ax जब 0 होता है तो उसे नोड कहा जाता है, एक्चुअल में मिनिमम जब होता है उसे नोड कहते हैं, बट आपके कोर्स में जनरली क्योंकि दोनों हमारे a और a लिए हुए हैं, है ना, तो हमारी इक्वेशन इजीली ये बन जाती है। और इसमें आप देखेंगे मिनिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड की हमारी कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक, तो इसको अगर हम देखें तो कहां पर हमें ये ax 0 मिल सकता है, तो ये मुझे नोट की पोजीशन मेरी आएगी व्हेन साइन के एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि के एक्स की वैल्यू, के एक्स की वैल्यू, नोड्स की बात कर रहा हूं बेटा अभी, नोड्स की। ठीक है, हाँ, के एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2n पाई लिख दूं, चेक कर लीजिए। जीरो कब आएगी, 2n पाई पे आएगी या n पाई पे आएगी, ये आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से चेक कीजिए, मैं सबको ट्रिग्नोमेट्री आती है। किसी ने 2n पाई कहा तो मैंने उसको लिख के दिखाया आपको, क्या 2n पाई आएगी या n पाई आएगी। यस यस, वेरी गुड बेटा, यही यही बस, ये देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस की चीजें होती हैं, सिंपल मैथ्स लग रही है। तो ये मेरी n पाई आएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 पाई x बाई लेमडा, के की वैल्यू डाली, यहाँ पे मेरा n पाई आ गया। ये तो हम बहुत जगह कर चुके हैं ना, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो x की वैल्यू आ गई मेरी, x इज इक्वल टू, देखिए क्या आ रही है, n लेमडा बाई 2। ठीक है, और n की वैल्यू शुरू हो रही है 0 1 2 एंड सो ऑन। तो अब ध्यान रखिएगा नोड्स कहां पर मिलते हैं, नोड्स मिलते हैं 0 पे, लेमडा बाई 2 पे, ठीक, हाँ जी, लेमडा पे, 3 लेमडा बाई 2 पे एंड सो ऑन, ये नोड्स हैं। और एंटी नोड्स ठीक इनके बीच में मिलेंगे, वो होंगे लेमडा बाई 4 पे, 3 लेमडा बाई 4 पे एंड सो ऑन। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कंडीशन क्या कही है, ये वाली इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये इस इक्वेशन के लिए हमने निकाला है। जनरली ये इक्वेशन पूछी जाती है, लेकिन इसके अलावा आपके पास और इक्वेशन भी हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बिल्कुल सही बात। तो वो इक्वेशन क्या हो सकती हैं, 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी वेव्स आपकी, दो वेव के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा। इसी तरह से
ये हमारी हो सकती है 2a cos kx cos ओमेगा टी, ठीक है। y रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा टी। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये आप सब मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सब इसको चेक कर सकते हैं कि किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा। प्लीज ध्यान क्या रखना है कि बेटा आपकी जो स्टैंडिंग वेव है उसका अगर एम्पलीट्यूड 2a है तो जो वेव्स कंबाइन हो रही हैं उनका एम्पलीट्यूड a था, तभी ऐसा होगा, ठीक है। स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डबल ऑफ कंबाइनिंग वेव होगा। क्लियर? तो जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव है दोनों का अगर a है तो कॉम्बिनेशन के बाद मैक्सिमम जो आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा वो 2a मिलेगा। इस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और फिर आपको याद होगा एक हमने इसी पे पढ़ा था, अगर हमारे पास L लेंथ का वायर है और दोनों एंड फिक्स हैं, फिक्स मतलब यहां पर नोड बन रहा होगा, तो जनरली इसमें दोनों एंड फिक्स वाले ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये लेंथ अगर आपकी L है तो इसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी NV/2L, ये जनरल फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ी थी फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी थी V/2L। इस पे बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, या तो √T/μ पे या इसमें भी वही लग जाएगा, ये आपका जाएगा 1/2L √T/μ। क्लियर? हाँ जी, तो ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो पहली पॉसिबिलिटी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल। नेक्स्ट जो है वो हमारी बिल्कुल सही बात है आपकी, इस तरह से बनेगी, ये 2 फ्रीक्वेंसी में 2 लूप्स आएंगे और nth फ्रीक्वेंसी में n लूप्स आएंगे, n लूप्स इन nth फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बेटा यहां पे ध्यान रखिएगा कि लैम्डा आपकी चेंज होती रहती है, v सेम रहेगी। इस केस के लिए भाई स्ट्रिंग तो सेम है ना, तो स्ट्रिंग में v सेम रहेगी और आपकी लैम्डा चेंज होगी और f चेंज होगी। f चेंज समझ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, फंडामेंटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से जो आपको मिल रही होंगी, तो उसमें अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी तो आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्पीड को सेम रखना है, ठीक है। हाँ, इसमें क्वेश्चन कई बार मिलते हैं कि आपने टेंशन चेंज कर दिया तब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई या वेवलेंथ चेंज होगी तब क्या होगा, वो केस अलग होगा, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारे वेव इन स्ट्रिंग के कंप्लीट हो गए। अब बेटा हम बात करेंगे जेई मींस 2020 में आए हुए क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेट वायर, मास आपको गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है और स्पीड गिवन है। If the Young's modulus of wire is 16 into 10 to the power 11 Newton per meter square, the extension of wire over its natural length is okay. तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो बेटा आपको यहां पर स्पीड दी हुई है, तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू √T/μ, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, इसमें हमें v दिया हुआ है और हमें म्यू भी दिया हुआ है, मास और लेंथ दिया हुआ, तो हम म्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे। देखिए और क्या चीजें हैं, हमें टेंशन नहीं पता, ठीक, और टेंशन के बारे में कुछ दिया भी नहीं हुआ है, बस इन्होंने क्या दिया है, ये यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। इसका मतलब सॉलिड का एक कॉन्सेप्ट y इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये लग रहा होगा। चलिए अब मैं यहां पर जरा सिग्मा लाने की कोशिश करता हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं √T/μ की जगह मैं लिख रहा हूं ρ a, ये समझ में आया। रो जो है वो मेरी डेंसिटी है, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो डेंसिटी दी गई है
डेंसिटी दी है? नहीं, डेंसिटी तो दी नहीं है। अच्छा, डेंसिटी नहीं दी हुई है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो म्यू को चेंज ना करें ना, फिर म्यू को म्यू रहने देते हैं, यहीं पे म्यू रहने दीजिए, कोई बात नहीं, म्यू रहने दीजिए। तो हम यहां से लिख लेते हैं टेंशन इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर, ऐसे लिख दें, ये तो लिख सकते हैं ना। चलिए, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, y को अगर हम देखें तो टेंशन अपॉन एरिया, और यहां डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, अब हमसे पूछा गया क्या बेटा? डेल्टा एल पूछा गया, ये पूछा गया। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा एल इज इक्वल टू टी एल बाय वाई ए। क्लियर है? और टी मैंने यहां से कैलकुलेट कर लिया है, तो डेल्टा एल की वैल्यू आ गई म्यू वी स्क्वायर एल बाय वाई ए। अब बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि कई बार अगर आपको लीनियर मास डेंसिटी नहीं दी हुई है, हाँ, तो आप जो है उसको रो ए लिख लें। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये म्यू इंटू एल, ये तो मेरा मास हो गया, तो मैं इसको एम वी स्क्वायर बाय वाई ए भी लिख सकता हूं। अब जरा देखिए क्या क्या हमें पता है। एम पता है हमें, मास दिया हुआ है 6 ग्राम, तो 6 इंटू 10⁻³ वी दिया हुआ है 90 दिया हुआ है, तो 90 इंटू 90। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻11, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ओके, सब मैंने एसआई में कर दिया, तो मेरा आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा। ठीक है, अब जरा काटा पीटी कर लेते हैं इसकी। ठीक, चलिए देखिए कुछ बन रहा है तो। हाँ जी, ये और ये कटा, यहाँ 9 आ गया, 9 से ये 3 आ गया, 3 ऊपर जाके 10⁻⁻6, तो ये हो गया। ठीक है, ओके, 9 9 81, तो ये आपका 6 इंटू 81/16 इंटू 10⁻⁻6 कुछ ऐसा बन रहा है। और अगर मैं इसे कट करूं अप्रोक्सीमेटली, तो ये 5 आया मेरा, ये मेरा आ गया 30 इंटू 10⁻⁻6 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ओके, तो ये मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। हमें आंसर कैसे दिए हुए हैं? मिलीमीटर में दिए हुए हैं, मिलीमीटर में दिए हुए हैं, तो 0.03 मिलीमीटर ये आ गया मेरा आंसर। कौन सा है? ये ए ऑप्शन रहा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म थिन रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर एंड मास 6 kg hangs vertically from a rigid support and a block of mass 2 kg is attached to its free end। तो एक हमारे पास ऐसे रोप दी हुई है, ये रोप 12 मीटर लेंथ इसकी दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मास दिया गया है 6 kg, और इधर आपके पास एक ब्लॉक है 2 kg का। फाइन। A transverse short wave train of wavelength 6 centimeter is produced at the lower end। यहां पर हमारी लैम्डा हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। एक वेव आपने प्रोड्यूस की हुई है, तो मैं आपको यहां पे किस तरह से वेव दिखा दे रहा हूं। What is the wavelength of the wave train when it reaches at the top? जब ये यहां पे पहुंचेगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, क्लियर, तो आपको बतानी है व्हाट इज लैम्डा। अब अगर आप बेसिक ध्यान दें बेटा, मान लीजिए आपने यहां से वेव जनरेट की है, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी तो इसकी फिक्स हो गई। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूं बहुत सिंपल सा, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, V1/V2
ठीक है, इसको मैं 1 एंड कह रहा हूं, इसको मैं 2 एंड कह रहा हूं, इज इक्वल टू एफ लेमडा 1 बाय एफ लेमडा 2। ये समझ में आया? एफ मेरा कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूं जो मेरी वेलोसिटी है, वेवलेंथ मेरी उसके प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी सेम रही, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती। फ्रीक्वेंसी तो जो जब आपने उसको वाइब्रेट कर दिया, 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशंस दे दिए वो वही कंटिन्यू करेगी, बट उसकी वेवलेंथ में फर्क पड़ेगा क्योंकि स्पीड में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आपको पता है बेटा v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यू भी फिक्स है, कांस्टेंट है, अरे एक ही रोप तो है ना, तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v1 by v2 is equal to under root t1 by t2, that is equal to lambda 1 by lambda 2। बस ये इक्वेशन आपको बनानी थी, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। अब ठीक है, अब आपको t1 पता करना है। t1 आपका है 2g और t2 आपका है 8g। जल्दीबाजी मत करना, चेक कर लो भाई। ये अगर समझ में आया, यहां पे कट मारोगे तो ये जो आपका टेंशन है और इधर आपका मास mg, फ्री बॉडी डायग्राम आपने बना लिया 2 kg का, तो टेंशन 2g आ गया आपका। ओके, और यहां पे कट मारोगे तो अब ये रोप के भी बैलेंस कर रहा होगा, तो नीचे आपका मास आएगा 6g प्लस 2g और इधर आपका टेंशन एट टॉप आ जाएगा, जिसे हमने T2 कहा है, तो T2 8g के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हम सिंपली लिख सकते हैं लेमडा 1, लेमडा 1 हमारा 6 सेंटीमीटर गिवन है बेटा, तो मैं यहां पे डायरेक्टली 6 लिख दे रहा हूं, 6 सेंटीमीटर बाय लेमडा 2, T1 टेंशन 1 है मेरा 2g बाय 8g और ये अंडर रूट, सॉल्व करेंगे तो यहां से लेमडा 2 आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। अच्छा, आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स दे दिया है, यानी उनकी लेंथ और म्यू सेम है। टेंशन टी ए एंड टी बी, and then if their fundamental frequencies are 450 and 300 hertz respectively, then the ratio TA by TB। तो अब अगर आप देखें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जब आप बात करेंगे तो V इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला हमारा था NV by 2L। ठीक है, तो जब मैं एक मिनट, B नहीं F, सॉरी FN की बात करें तो हमें चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 1 बाय 2L अंडर रूट T बाय म्यू। ये मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई बेटा। अब वो कहता है F1 बाय F2 आपको गिवन है, लेंथ सेम म्यू सेम, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं अंडर रूट T1 बाय T2। चेक कर लो यार। ठीक है, हाँ, तो यहां पर आपको A और B नाम दिया हुआ है, तो मैं A और B यूज कर लेता हूं। ये आपका आ जाएगा TA बाई TB इज इक्वल टू FA बाई FE होल स्क्वायर, और इसको जब आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ है 450 बाई 300 का होल स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया 9/4। 9/4 इज 2.25। कोई है ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल, ये आपके पास आंसर रहा 2.25। तो एक और आसान सा क्वेश्चन जो जेई 2020 में आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड मास पर यूनिट लेंथ is 6 into 10 to the power minus 3 kg per meter is put under tension of 540 Newton. Two consecutive frequencies that it resonates are 420 hertz and 490 hertz. Then L in meter is okay। तो बेटा जब आप
रेजोनेंस की हमने बात कही थी, तो हमने कहा था वो जो फ्रीक्वेंसी थी, जनरल फ्रीक्वेंसी FN हमने लिखा था NV/2L। ओके, अब वो कहता है टू कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी में एक FN+1 ले लेंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा N+1। ओके, N+1 V/2L, ये समझ में आया। ये हमने nth फ्रीक्वेंसी मानी, अब अननोन n है, तो क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं ले लूं, देखिए क्या होगा। ये मुझे पता है FN, मुझे पता है बेटा कितनी दी हुई है 420, और नेक्स्ट वाली दी हुई है 490। ठीक, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया 70 = V/2L। चेक करो, ये मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो 70 = V/2L। ठीक है, लेंथ L आपको निकालनी है, L = V/140। क्या V दिया हुआ है? नहीं, V नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? अच्छा, T और म्यू दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/140 √T/μ। T कितना दिया हुआ है 540, और म्यू दिया हुआ है 6 × 10⁻³ चेक करें जरा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 90 आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 300/140। चेक करो, 2.1 समथिंग आ रहा है, 2.1 मीटर ही आंसर दिया हुआ देखिए। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, फॉर अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स is 5 meter, while the distance between one crest and one trough is 1.5 meter. The possible wavelength in meter of the waves are। ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है, ठीक है ना। कोई भी आपको वेव दी हुई है, अब इसने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आपके जो ये टू पीक्स लिखे हुए ना ये कंसेक्यूटिव हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो मैं इसको लिख देता हूं, लेट्स से ये nth पीक है, ठीक है, तो n लैम्डा, जैसे दो पीक के बीच में ना, ये दो पीक आपको दिखाएं, इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा है, फिर एक और पीक आएगा तो ये 2 लैम्डा गैप हो जाएगा, तो मैंने n लैम्डा मान लिया, तो n लैम्डा = लेट्स से 5 मीटर है, ठीक है। अच्छा, M5 लिख दे रहा हूं मैं, सीधे सीधे मीटर नहीं लिख रहा, ठीक है। और बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर n जो है ये मेरा इंटीजर है, ये तो पता है ना भाई, ये इंटीजर होना जरूरी है। ओके, अब फिर उसने उसके बाद कहा कि भाई 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 1.5। अब ये क्रेस्ट और ये ट्रफ यहां भी हो सकता है, ये क्रेस्ट और ये वाला ट्रफ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है, इसे हम लिखेंगे 2m+1 λ/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 दिया ना, तो मैं 3/2 लिख दूं इसको। ये मेरी दो इक्वेशन बनी बेटा, जो गिवन कंडीशंस हैं उसके हिसाब से दो इक्वेशन ये बन गई हमारी। m भी हमारा इंटीजर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये जनरली सब लोग कर लेते हैं। अब यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, देखें जरा क्या जाएगा, ये आपका जाएगा 5/n = 3/2m+1। ओके, लेमडा इक्वेट कर दिया मैंने दोनों इक्वेशन से निकाल के, और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपकी इक्वेशन बन गई 10m+5 = 3n। प्लीज ध्यान रखिएगा, m और n इंटीजर हैं, m एंड n इंटीजर। क्लियर? अब यहां पे आपको वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं m की वैल्यू 1 रखता हूं, लेट्स से 1 रखी मैंने, ठीक है, क्या बन रही है इक्वेशन, देखिए ये 15 हो गया,
तो मेरी n की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर है? हाँ, n की वैल्यू 5 आ गई। अब n की वैल्यू अगर मेरे पास 5 आ गई तो मेरी लैम्डा क्या आ गई बेटा? इसके करस्पॉन्डिंग मेरी लैम्डा आ गई 1 मीटर। ये समझ में आया आपको? चलिए अब m इज इक्वल टू 2 डाल के देखिए। m इज इक्वल टू 2 डाला आपने, तो n इज नॉट इंटीजर, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर m इज इक्वल टू 3 लिया आपने, यहां भी n इंटीजर नहीं आ रहा बेटा। m इज इक्वल टू 4 लेके देखिए, 45/3, n की वैल्यू आ गई 15। अब मेरी जो लैम्डा आई, वो लैम्डा क्या है ना, समझ में आ रहा है? लैम्डा इज इक्वल टू 5/n आ रहा आपका। तो ये मेरी लैम्डा कितनी आ गई? 1/3 मीटर। ठीक है, यस। इसके बाद जब आप चलेंगे तो m इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। चेक कर लो, 75 बनेगा। तो n की वैल्यू 25 आ गई, यहां से मेरी लैम्डा 1/5 मीटर आ गई। तो मेरी वेवलेंथ जो पॉसिबल है वो है 1, 1/3, 1/5। ये वाला आंसर मेरा करेक्ट हो गया। A transverse wave travel on a taut steel wire with a velocity v when tension in it is 2.06 into 10 to the power 4 Newton. When the tension is changed to t, the velocity changes to v/2. The value of t is close to. Okay. तो एक वायर है जिसपे आपको वेलोसिटी और टेंशन के बीच रिलेशन, तो v इज इक्वल टू √t/μ होता है, ये हमें पता है। अब वो कह रहा है भाई वायर को तो चेंज नहीं किया उसने, किसको चेंज किया? उसने टेंशन को चेंज किया। तो हम यहां सिंपली लिख सकते हैं v1/v2 इज इक्वल टू √t1/t2। ये लिख सकता हूं। आपको वैल्यू डाल के बस आंसर निकालना था, 1 मिनट भी नहीं लगना है इसमें, 30 सेकेंड्स ओनली। ठीक है, यहां v रखा, यहां v/2 रखा, दैट इज √2.06 इंटू 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय t2, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब इसे देखेंगे तो ये आपका t2 की वैल्यू आ गई 2.06 इंटू 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर हो जाएगा 2 का 4, ये आना चाहिए। और जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको दे देगा, अच्छा 20.6 ले लें तो 5.15 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन। ऐसा कोई आंसर है? बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका है, 5.15 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन। तो आपने देखा कि 2020 में जो भी क्वेश्चन आए उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका ये फॉर्मूला लगा, v इज इक्वल टू √t/μ, स्ट्रिंग से बेस जितने भी क्वेश्चन आए। हाँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला भी फॉर्मूला था, बट वहां पर भी ये फॉर्मूला। तो स्ट्रिंग में फॉर्मूला ये कि स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।